हेलो दोस्तों, एक नया लेक्चर सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10th और इसका चैप्टर नंबर 1 जो है आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है ये डील करता है डेवलपमेंट के साथ में। चलिए, सबसे पहले तो देखिए, डेवलपमेंट जब वर्ड आता है तो दो टर्म्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए समझना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्या होता है। देखिए, इस चैप्टर में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है प्रीलिम स्पेसिफिक, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ जो हैं बस वो भी बस एक दो टर्म्स ही हैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस चैप्टर में से। तो इसलिए ज़्यादा इस पे डिस्कशन करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से 5-7 मिनट की वीडियो में इसको फिनिश कर दिया जाए और जो दूसरे चैप्टर है जल्दी से उधर की तरफ रुख किया जाए। तो जो कुछ भी इसमें होगा बस उस पर नज़र डालेंगे, मतलब है तो नहीं ज़्यादा कुछ इसमें, पर फिर भी चलिए देख लेते हैं शायद कुछ इसमें से निकल जाए आपके लिए। सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये दोनों टर्म्स जो हैं अक्सर क्या करते हैं हम कि इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये बिल्कुल अलग अलग होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो आपने याद रखना है हमेशा, इट जस्ट डील विद क्वांटिटी और यू कैन से इट जस्ट डील विद द नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका नंबर ये, इसका मतलब ये हुआ जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बतलाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है या फिर आप कह सकते हो पर कैपिटा ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज कर रहा है, जीडीपी अगर डिक्रीज कर रहा है, तो आप कहोगे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट है ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ये सिर्फ नंबर्स की डील करता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये न सिर्फ क्वांटिटेटिव है बल्कि क्वालिटेटिव इन नेचर भी है। दैट मीन्स कि जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी इसमें यूज़ करेंगे हम। दैट मीन्स कि जीडीपी जो है एक इसके लिए कंडीशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दैट मीन्स कि जीडीपी जो है वो ग्रो करना चाहिए, पर कैपिटल इनकम जो है वो ग्रो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो दूसरे एंगल्स हैं किसी कंट्री के, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशनल सेक्टर हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल गैप कम है, सोशल हार्मनी है, ये सभी चीज़ें जो हैं अगर ये सभी कुछ जीडीपी के ग्रोथ होने के साथ साथ देखने को मिल रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि देखिए किसी बच्चे के एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जैसे उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, उसको आप कह सकते हो कि ग्रोथ हो रहा है। हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो भी बढ़ रहा है, उसको आप कहोगे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि ये जो एग्जांपल है ये ज़्यादा सूटेबल होगा इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या कुछ मिल सकता है। इस चैप्टर में फिर आगे बात की गई है कि जो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट जो है, जो कि अभी हमने समझा, वो अलग हो सकता है अलग कंट्रीज़ के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग इसकी डेफिनेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और फिर यहाँ पे बात की गई है कि जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंट्री डेवलप है या फिर अंडर डेवलप है। तो इसके लिए आमतौर पे एक क्राइटेरिया जो रखा गया है वो होता है इनकम का। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दो कंट्रीज़ के बीच में उनका जो इनकम है, या फिर आप कह सकते हो कि इनका जो जीडीपी है उसको हम देख लेते हैं कि जीडीपी के नंबर्स जो हैं, या फिर आप कह सकते हो नेशनल इनकम जो है वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसका नेशनल इनकम ज़्यादा होगा वो डेवलप कंट्री होगा, जिसका नेशनल इनकम कम होगा वो अंडर डेवलप कंट्री होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सही क्राइटेरिया है? तो यहाँ पे जवाब ये है कि ये बिल्कुल भी सही क्राइटेरिया नहीं है। तो सही क्राइटेरिया क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो पॉपुलेशन है वो तो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। तो आप इनकम को एज ए क्राइटेरिया कैसे लेके चलोगे? ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि दो कंट्रीज़ है, ठीक है, एक कंट्री जो है उसकी पॉपुलेशन है 100, ठीक है, 100 लोग वहाँ पे रहते हैं, और एक कंट्री है उसकी पॉपुलेशन है 10, और इन दोनों कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो है मान लीजिए 1-1 रुपये। ठीक है, तो अब जो एक कंट्री है जहाँ पे 10 लोग सिर्फ रहते हैं तो उनकी जो नेशनल इनकम है वो कितनी हुई? वो 10 रुपये हुई। क्योंकि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम क्या होती है? जो आपके रेसिडेंस है उसकी इनकम। तो जिस कंट्री में लोग ही 10 हैं और 1-1 रुपये ही कमा रहे हैं तो उसकी नेशनल इनकम कितनी हुई? 10 रुपये हुई। और अगर हम बात करें एक ऐसी कंट्री जहाँ पर
आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल में हमने थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है। हम ऐसा करके देखते हैं कि एक जो कंट्री है जिसमें 100 लोग रहते हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 रुपये है, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 10 लोग रहते हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 2 रुपये कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐड करके देखते हैं। देखिए, तो हम इस केस में देख सकते हैं कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन 100 लोगों की है, तो उनके नंबर्स को अगर हम ऐड करें, दैट मीन्स कि उनके पर कैपिटा इनकम को अगर हम ऐड करें, तो उनका नेशनल इनकम बनता है 100 रुपये। और जिस कंट्री की पॉपुलेशन ही 10 लोगों की है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उनकी 2-2 रुपये की है, तो हमें ऐड करने पे क्या देखने को मिलता है कि उनकी नेशनल इनकम जो है वो बनती है 20 रुपये। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है? जो एंड रिजल्ट तो ये कहता है कि जहाँ पे 100 रुपये का नेशनल इनकम है, एज पर इनकम एज ए क्राइटेरिया, जिस कंट्री की इनकम 100 रुपये है वो डेवलप कंट्री हुई, और जिसकी 100 से कम है, इस केस में क्योंकि हम बात कर रहे हैं 20 रुपये है, वो अंडर डेवलप होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डेफिनेशन सही है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो देखिए, जिस कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 1-1 रुपये है, और दूसरी कंट्री की बात करें उनकी 2-2 रुपये है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कोशिश की गई है बतलाने की इस बुक में कि जो क्राइटेरिया है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने का, वो इनकम जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इनकम का यहाँ पे मतलब है नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है ये सही क्राइटेरिया नहीं है। इंस्टेड इनकम, बुक में ये बात की गई है कि हमें पर कैपिटा इनकम जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक अप्रोप्रिएट मेज़र हो सकता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट लेवल को मेज़र करने के लिए। और अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला होता है इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 2013 की जो है, इसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है $12,736 है, तो वो डेवलप कंट्री, या फिर आप कह सकते हो रिच कंट्री उसको हम कहेंगे। और इस डेफिनेशन के तहत, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के तहत, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $1570। और इसका मतलब ये हुआ कि हम रिच कंट्री तो नहीं हैं, हम आते हैं लो मिडिल इनकम कंट्री। तो इस पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक इन 2013, इंडिया इज़ कंसिडर एज, ठीक है, तो आपने कहना है कि लो मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, तो आपने इस तरीके से याद रखना है। और फिर कुछ इसमें कुछ फिलोसफिकल बात लिखी हुई थी जो कि प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये कहते हैं कि पैसा अगर आपके पास है तो मतलब आप जो चाहो वो, मतलब कि सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। मतलब कि यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है कि क्या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या आप फ्रेश इन्वायरमेंट खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इस बुक में डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी इन्होंने करी है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डज इट मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमने अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। और फिर इस बुक में बात की गई है, एक टर्म यूज़ किया गया है बॉडी मास रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि बॉडी मास रेशियो करके कोई कंसेप्ट है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है अंडर नरिशमेंट जो है इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन बॉडी मास रेशियो के लिए हमारे लिए ज़्यादा है, इसको ज़्यादा टेक्निकली हम स्टडी अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारे लिए इतना यूज़फुल भी नहीं है। लेकिन ये बॉडी मास रेशियो का जो कंसेप्ट है, ये जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब इतना टेक्निकल तो है नहीं, इजीली आप समझ पाओगे कि जो ग्रो कर रहे हैं अगर उस पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे तो ये क्यों नहीं उस पर मतलब कि फ़िट रहेगा उसके लिए। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके, जो कि रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके क्राइटेरिया होते हैं 3, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ये 3 क्राइटेरियास होते हैं, इस पे ही बेस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है रिलीज़ करता है यूएनडीपी। अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो रिसेंट यूएनडीपी का रिपोर्ट था उसके तहत इंडिया का जो नंबर था वो कितना था, कहीं 129 तो नहीं था? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और फिर इस बुक में बात की गई कि कैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का वाटर लेवल जो है वो कैसे पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा कम हो गया, लगभग 4 मीटर जो है वो कम हो गया है इंडिया के अगर वाटर लेवल की बात करें तो। और ये बात करते हैं लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट में, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए मतलब इंडिया के
पूरे टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो उसका 1/3 एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको ओवर यूजिंग देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर का। तो जितना ओवर यूजिंग करेंगे तो उतना ही इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और वाटर क्राइसिस की सिचुएशन जो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बात बेसिकली ये करने की कोशिश की गई है कि हमें किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे वाटर को यूज़ करने का जो है यहाँ पे ज़रूरत दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो कि अब यहाँ पे कुछ एक दो लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये कुछ है इन स्टेटमेंट्स में दम की प्रीलिम में पूछा जा सके आपसे। जैसे कि जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ग्राउंड वाटर जो है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आपने याद ये रखना है कि ये रीन्यूएबल सोर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध बस इस्तेमाल कर दो। रीन्यूएबल है मतलब कि जितना मर्जी यूज़ करो, मतलब कि ये रीयूजेबल है, ये फिनिश नहीं होगा। पर देखिए रीन्यूएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिनिश नहीं होगा, एक बात तो है, ठीक है। पर बात ये है कि सर इसका बनने का प्रोसेस है वो तो देखिए, बनने में मतलब सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये नहीं है कि मतलब ये स्टेटमेंट देख के हमें खुशी होगी कि रीन्यूएबल रिसोर्स है तो हमें मतलब कि किसी तरीके से मतलब जैसे मर्जी इसको यूज़ करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, हमने याद रखना है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट अगर दूसरा इसी क्वेश्चन के साथ में अगर आ जाए कि क्रूड ऑयल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्रूड ऑयल जो है ये रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि ये फिनिश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को हमने याद रखना है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर कुछ यहाँ पे नंबर्स पे बात करी गई है इस चैप्टर में। नंबर्स ये हैं कि मिडिल ईस्ट जो है हमारा, वहाँ पर 2013 का ये डेटा जो है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे मिडिल ईस्ट में आपको रिजर्व देखने को मिलता है क्रूड ऑयल का 808.5 बैरल। ठीक है, 5000 मिलियन बैरल की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये इतना अमाउंट है, ये इतना रिजर्व है कि लगभग मिडिल ईस्ट जो सारा है वो 78 ईयर्स तक इसका इस्तेमाल कर सकता है। यूएसए की अगर हम बात करें तो उनके पास कुछ 44.2 बैरल जो आपको देखने को मिलेगा, 1000 मिलियन में हम बात कर रहे हैं। तो इतना जो है रिज़र्व यूएसए के पास देखने को मिलता है और ये जो रिज़र्व है अगले 12 साल तक ये इनका साथ दे सकता है, इतने इनके पास रिज़र्व हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो कलेक्टिवली पूरे वर्ल्ड में अभी की अगर हम बात करें तो 1681,000 मिलियन बैरल आपको देखने को मिलेगा। और ये सफिशेंट है कि आगे आने वाले 53.3 ईयर्स के लिए जो ह्यूमैनिटी है इसका इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्टेज, कोई भी क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ नंबर्स पे बात करी गई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए समझना कि वो ये है कि क्रूड ऑयल जो है ये रीन्यूएबल है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। फिर जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। और इस बुक में लास्ट में एक अच्छी लाइन एक और लिखी हुई थी कि जो कंसिक्वेंस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वो नेशनल बाउंड्रीज जो है रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। दैट मीन्स कि अगर पोल्यूशन जो है इंडिया में हो रहा है तो सिर्फ इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में एक अच्छी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सस्टेनेबल हर चीज़ का सस्टेनेबल इस्तेमाल जो है करने की आवश्यकता है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।